नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी मेंस में आने वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। क्वेश्चन पढ़ो भाई सब, अच्छे से समझो कि जो हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके की डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? मुख्य निर्धारक। निर्धारक का मतलब क्या है कि किसी भी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित कैसे करते हैं, हमारे ऐसे क्या प्रमुख कारण है जिसके तहत हम ये बताते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के निर्धारक है। और उसी का आपको इवोल्यूशन, इसी का आपको विकास भी समझाना है कि हमारी जो पॉलिसी है उसका विकास कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, समझ गए बात को? तो आप सबसे पहले क्या बताओ। देखो, आपने क्वेश्चन के पहले तो डिमांड समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदेश नीति को समझाओ कि भाई एक विदेश नीति तैयार कैसे होती है। तो देखो भाई, विदेश नीति तैयार कैसे होती है, पहले तो आप ये बताओ कि विदेश नीति होती क्या है ना। फिर आप ये बताओ कि भारत की विदेश नीति के कारक कौन से हैं। फिर आप ये बताओ कि विकास कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर आंसर भी पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। तो आंसर में आप सबसे पहले क्या लिखें? आप सबसे पहले बताएंगे कि ये एक भारत की विदेश नीति या किसी भी कंट्री की विदेश नीति ही होती है जो उसके अन्य कंट्रीज के साथ रिश्तों को दर्शाती है, ये लिखेंगे। फिर ये एक स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड होता है। यह राज्य के निर्माताओं द्वारा एक विकसित और रणनीतिक योजनाबद्ध एक कार्यवाही होती है जो यहाँ पर ये बताती है कि एक कोई कंट्री जो है उसका क्या तय करने के कारक क्या होंगे, वो क्या होती है उसकी फॉरेन पॉलिसी। अब ये बताएंगे कि क्या क्या तय करती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। आप इसको समझाने के लिए अपने 4 से 5 इस तरीके से ये जो आपके पॉइंट्स है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। आप लिख दो की डिटर्मिनेंट्स या फिर कारक, और कारक के तहत आप ऐसे करके समझा लो, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, ऐसे लिखो और फिर एक एक करके समझाते जाओ। आप हिस्टोरिकल समझाओ, पौराणिक समझाओ, ज्योग्राफिकल समझाओ, ऐसे करके भौगोलिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, ऐसे करके समझाते जाइए। क्लियर हुआ? तो आपने सबसे पहले लिया जैसे कि ज्योग्राफी। तो अगर हम यहाँ पर, ये आपको बताना है कि भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर यहाँ पर आता है, साउथ में है। तो हमारी जो पूरी पॉलिसी रहेगी वो यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया है उस पे डिपेंड करती है। साउथ ईस्ट एशिया पे हमारा जो है वो संबंध डिपेंड करते हैं क्योंकि हम साउथ में आते हैं और सबसे 7वें नंबर पे भी आते हैं। दूसरा आप यहाँ पे बताएंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। इंडिया जो कि एक बहुत ही खुशनसीब कंट्री है जिसको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक और मानव संसाधनों के साथ नवाजा गया है, तो ये भाग्यशाली देशों में से एक है। इसी को आप बताएंगे आर्थिक कारक कि ये मिनरल्स हमें मिलते हैं, इसलिए हमारा ट्रेड जो है वो डिपेंड करता है बाकी कंट्रीज से। फिर आप यहाँ पे बताएंगे हिस्टोरिकल फैक्टर। आप लिखोगे कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी जो सभ्यता है वो इतनी प्राचीन रही है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी समृद्ध रही है, और इसका सांस्कृतिक विरासत वाले हमारे ये देश है। करीब 200 साल हम लोगों ने उपनिवेशक शासन को भी झेला है, और इतने ज्यादा लंबे समय के लिए तो हमारी जो पूरी विदेश नीति है वो इस पे भी डिपेंड करती है कि हमारे ऐतिहासिक वो संबंध किसके साथ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कारक समझा रही हूँ। इनके आधार पे आप किसी भी विदेश नीति को तैयार करते हैं, इन कारकों को ध्यान रखते हुए कि हमारा उस कंट्री के साथ पुराना संबंध कैसा है, क्या हमारी जरूरत पे उस कंट्री ने हमारी मदद करी थी। तो आपने ये भी इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर आप बताएंगे पॉपुलेशन, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो अभी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। यंग भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं, और हमारा यहाँ पर कंजम्पशन ज्यादा है। हम एक उपभोग उन्मुख देशों में से है, इसलिए हमें जो है एक बड़े बाजार की आवश्यकता है। और जो भी यहाँ पर हमारे इस बड़े बाजार की आवश्यकता को पूरी करेगा, उसी के साथ हमारी विदेश की नीति तैयार होगी।
सकती है। ठीक है, सेना की ताकत भी बतानी है। भारत जो है यहाँ पर वो जल थल सेना में तीसरे नंबर पे है, वायु सेना में चौथे और नौसेना में छठे नंबर पे है। और अंतरिक्ष में भी यहाँ पर हम दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे उन देशों के साथ अच्छे संबंध हैं जो थल जल और वायु सेना में आगे बढ़ रही है। फ्रांस है, ठीक है, रशिया है। रशिया हम सबसे डिपेंड करते हैं रशिया के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो उनकी ताकत उसमें ज्यादा है, तो हम भी वैसे ही बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। तो हमारी ये एक कारक है जो हमें तैयार करते हैं किसी भी देश में आगे बढ़ने के लिए। फिर आप बताएंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे बढ़ती गई। आप सबसे पहले ये समझाएंगे पहले पहले चरण में क्या हुआ। 1947 से 62 के समय में हम लोगों का क्या फोकस था? हमें किसी की तरफ नहीं जाना। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होते ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम किसी के भी साथ यहाँ पर गुट निरपेक्ष रहेंगे। हम किसी के भी साथ नहीं है, ना यूएसए के साथ और ना ही रशिया के साथ। प्लस हम लोगों ने पंचशील को साइन किया चाइना के साथ। ये 5 पंचशील के प्रिंसिपल हैं। एक दूसरे के साथ जो है अखंडता, एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता और पारस्परिक लाभ रखना, शांति में सह अस्तित्व का रखना। तो ये 5 हमने साइन किए। और जब जैसे ही हमारा 1962 का वॉर हुआ तो इंडिया ने अपनी जितनी भी कोशिशें थी, चुनौतियां थी, उस पर इंडिया ने सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों पर व्यवहारिक विकल्प चुनने शुरू कर। ठीक है, ये आपको समझाना है इसके अंदर कि दूसरे चरण में, क्योंकि हमारा वॉर हुआ दूसरी कंट्री के साथ, तो इंडिया ने यहाँ पर व्यवहारिक विकल्प चुने और अपनी विदेश नीति में जो है डिफेंस को, रक्षा बल को चुना। अब रक्षा बल पे भी उतना ही फोकस भारत की सरकार करने वाली। जैसे ही तीसरा फेज आया 1971 से 91, क्यों? क्योंकि 1971 में हमने एक और यहाँ पे वॉर लड़ा, और जब इंडिया इस वॉर में जीतता है, बांग्लादेश को आजाद कराता है, तो ये कठोर शक्ति के रूप में निकल के आता है। और ये उल्लेखनीय जो है एक सराहनीय स्टेप लिया गया था। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पर, ये आपको बताना है। प्लस इसी टाइम पीरियड में इंडिया ने 1974 में जो है पोखरान 1 में यहाँ पर क्या किया? पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट परीक्षण किया, और वो सक्सेसफुल भी रहा। चाहे और जो हमारे सहयोगी जितने भी थे, यूएस और यूएस के साथ के सहयोगी, सबने हम पे सैंक्शन लगा दिए, सबने हम पे बहुत प्रतिबंध लगा दिए, पर फिर भी भारत ने इसको टेस्ट को परफॉर्म किया। और इस ऑपरेशन का नाम अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर चौथा फेज आता है 1991 से 98, जब हम यहाँ पर जो है, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण बदलता है। भारत यहाँ पर जो है पोखरान सेकंड को भी अंजाम देता है 1998 में, 11 मई को, और इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और अब यहाँ पर फिफ्थ फेज तक आते आते इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट उठने की कोशिश करता है। और लास्ट फेज में आते आते अब हम नॉन अलाइनमेंट से, हम अब ऐसा नहीं कि हम किसी के भी पक्ष में नहीं, अब हम बहुतों के पक्ष में, अब हम बहुसंरक्षण हो गए हैं। अब इंडिया को पता है कि इंडिया के लिए क्या जरूरी है, इंडिया के लिए कि बाकी देश उम्मीद क्या करते हैं इंडिया से। तो अभी जो ये फेज चल रहा है, अभी का प्रेजेंट फेज है, वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि इंडिया का जो ये जो पूरा एक डिफेंस या फिर फॉरेन पॉलिसी हम लोग अपना रहे हैं यहाँ पर, उसके तहत ये पूरा आपको इसमें एक्सप्लेन करते जाना है कि जो हमारी पॉलिसी है आज के समय की, वो पहले से बहुत बहुत अलग है। हम लोग सोवियत से के आगे बढ़ते बढ़ते अब हम एक अपनी खुद की पहचान बनाने वाले आगे बढ़े। आप स्टार्टिंग में ये भी लिख सकते हो, आजादी के बाद से हम लोग जो सोवियत से आगे जुड़े हुए थे, अब हम यहाँ पर इन सब चीजों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारी मिलिट्री पावर का भी हमें पूरा, हमारी मिलिट्री की ताकत का भी हमें पूरा अंदाजा है। अब आज के समय में आप समझाएंगे, आज का जो हमारा समय है उसके अंदर हम लोग बहुत नई नई इनिशिएटिव को लेकर के आ रहे हैं। इंडिया को अपने खुद की यहाँ पर इकोनॉमी, क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आता है। आप लिखेंगे अपने आंसर में, इंडिया जो है वो टॉप 5 इकोनॉमीज का हिस्सा है। इसलिए इंडिया का जो टैलेंट है, इंडिया की जो शक्तियां हैं, वो इंडिया को भली भांति पता है। इंडिया यहाँ पर जो है अब
नई नई पॉलिसीज को लेकर के आने में कामयाब है, और इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट की तरफ भी बढ़ चुका है अपनी पॉलिसी में। इंडिया का जो ध्यान है वो आसियान जैसे नेशंस की तरफ भी है। इंडिया नई नई ग्रुपिंग बना रहा है। क्वाड, आप इसमें बता सकते हो लास्ट में अपने आंसर में एक्सप्लेन करते हुए, क्वाड में हो गया, I2U2 का फॉर्मेशन हो गया। साथ ही साथ इंडिया यहाँ पर जो इंडियन ओशन का पूरा रीजन है, इंडियन ओशन में प्रशांत, सॉरी, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में सागर इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, बहुत सारे नेवल बेसिस बना रहा है, बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों को सुरक्षित करने। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, आपने अपने आंसर को ऐसे एक्सप्लेन करता हुआ चलना है। ठीक है, या अगर आप चाहो तो मैं आपको एक लिस्ट बनवा देती हूँ जिसमें आप ये बता सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई है, आप लास्ट में अपने आंसर को, अगर आप चाहें आंसर बेहतर करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसे कौन से इवेंट्स रहे हैं, ऐसे कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टाइम रहा है जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एक नया रूप दिया है। यू कैन से कि इट हैज गिवन द न्यू शेप टू द इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि सबसे पहला इवेंट आप शुरू करेंगे 1947, कश्मीर पर आक्रमण, इन्वेजन ऑफ कश्मीर, कश्मीर पर आक्रमण जो कि चाइना पाकिस्तान ने किया था। सेकंड आप लिखेंगे इंडिया चाइना का वॉर 1962 का, भारत चीन युद्ध, हिंदी में बताती जा रही हूँ मैं, लिखती जाइएगा। 65 इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। फिर 1971 इंडिया और बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश को आजाद कराने का, ये है पाकिस्तान के साथ ही, पर आजाद किसको किया जा रहा है, बांग्लादेश को। फिर 1991 USSR का टूट जाना, शीत जो पूरा युद्ध था उसका खत्म होना। फिर आप बताएंगे 1999 जो है, सॉरी पहले 8 का बताओ, न्यूक्लियर टेस्ट होना। और फिर आप बताएंगे 1999 में कारगिल युद्ध होना, कारगिल वॉर, ऑपरेशन विजय। 2001 भारत की संसद पर टेररिस्ट अटैक होना, पार्लियामेंट अटैक होना। 2008 जो कि मुंबई में टेररिस्ट का अटैक होना, पता है ना सबको, ये आपको पता है इधर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2014 में मोदी जी का ये कहना कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक महापावर के रूप में, महापावर के रूप में उभर के आने वाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आप अपने आंसर में, एक आंसर को बेटर करने के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। और लास्ट में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, ये सब कुछ आपने समझा दिया, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है, इसको आप छोटा करके अपने आंसर में लिखेंगे, और लास्ट में आप कंक्लूड करके निष्कर्ष में क्या लिखने वाले हैं, कंक्लूड करके लिखेंगे इंडिया जो है कुछ प्रिंसिपल्स पे टिका रहता है, कुछ सिद्धांतों पे रहता है, और अभी तक उन सिद्धांतों से निकला नहीं है। जैसे कि हमारे नॉन अलाइनमेंट, मल्टी अलाइनमेंट, अब मैंने आपको बताया, तो ऐसे सिद्धांतों पे इंडिया जो है वो टिका हुआ रहता है, जो कि एक इंडिया की सबसे बड़ी खासियत रही है। साथ ही साथ इंडिया जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इन चीजों के लिए जाना जाता है जिसमें इंडिया UN के तहत पीस बनाने की कोशिश करता है। पीस, हमारी पीस कीपिंग फोर्स भी बहुत ज्यादा है। तो यही है, यहाँ पर इंडिया जो है वो शांति प्रिय देशों में से गिना जाता है, और इंडिया जो है सबसे ज्यादा टेररिज्म जो है खत्म करने पे बात करता है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये सारी चीजें हमेशा ही शामिल रहती हैं, और आगे चलकर भी ये सारी चीजें इंडिया की हमेशा ही, जो भी एक फॉरेन पॉलिसी में चाहिए होगा, इंडिया उसमें हमेशा ही जोर देता रहेगा। क्लियर हुआ सबको? तो ये आप अपना आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आंसर भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन और आंसर अपना प्रिपेयर करेंगे। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आपने ये 15 मिनट की वीडियो भी सुनी है, आपने पूरा समझा भी है कैसे लिखना है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके, खत्म करके यहाँ पर जाइए, और इस आंसर को, क्वेश्चन आपके सामने है, और इस आंसर को बैठ करके पूरा लिखिए, पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करके जो है एक बार चेक करिए कि आपको यहाँ पर क्या समझ में आया है, समझ में आया भी है या नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा समझिए। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो रहा है? थैंक यू एवरीवन, बढ़ते हैं हम
आगे और लेक्चर्स में मिलेंगे और आगे कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।